नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुमित कुमार तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म संस्कृति आईएएस के ऊपर। तो साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आप सब लोगों ने एक एग्ज़ाम जो कि कल दिया होगा जिसका नाम था यूपीएससी, जिसमें हम लोग आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर के ऊपर। निश्चित रूप से हम सी सेट में रीजनिंग के बारे में आपके समक्ष मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार तोमर है। ठीक है, तो साथियों जैसा आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन से एक ही टीचर सारे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, होच पोच हो जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपके समक्ष मैथ्स वाले सर मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग सी सेट के क्वेश्चन रीजनिंग के देखें तो लगभग 17-18 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। ठीक है, और जितने आपको चाहिए अगर आप सिर्फ रीजनिंग ढंग से कर लें तो लगभग आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है वो है क्वेश्चन नंबर 8। मैं सीधा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 तक चलता हूं। ओके, तो आइए 8th क्वेश्चन देख लीजिए जरा। सबसे पहली चीज तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। मैं कहा देखिए 8th क्वेश्चन में आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे कैलेंडर कह सकते हैं, कैलेंडर में आप सीरीज कह सकते हैं। जो कुछ भी आपने कैलेंडर में पढ़ा वो सब तो नहीं आया, लेकिन हाँ कैलेंडर के जो क्वेश्चन है उसमें जो पैटर्न उसने यूज़ किया वो बिल्कुल वैसी है जो सामान्य बुद्धि से संबंधित है। तो साथियों चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या। मैं आपको इस क्वेश्चन को ना दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहला तरीका मैं कह सर पहला तरीका आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे जनवरी पहला महीना होता है आपके सामने और दोबारा जो जनवरी आया वो फिर से आपके सामने पहला महीना आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए जरा। ठीक है, ये आपके सामने पहला महीना आएगा और फिर से आपके सामने जो दिसंबर आता है वो आपके सामने 12वां महीना होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपके सामने आता है अक्टूबर। अक्टूबर आपके समक्ष अगर आप ध्यान दें तो आपके सामने आता है 10वां महीना। आप सबसे पहले यहाँ डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस जैसे मैं कैसे अगर मैं जनवरी से जनवरी पे जाऊँ तो आपके सामने 12 मंथ्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर आप जनवरी से दिसंबर पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने 11 मंथ का डिफरेंस आता है। यदि आप दिसंबर से अक्टूबर पे जाएंगे तो आपके सामने 10 मंथ्स का डिफरेंस आता है। कैसे, मैं आपको काउंट करवाता हूँ। देखिए दिसंबर से अक्टूबर पे जाना है तो दिसंबर को छोड़ देते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई आपके सामने 3 फ्रूट्स हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 फ्रूट्स हैं, जिसमें पहला फ्रूट मान लेते हैं हम आपके सामने है मैंगो। ठीक है, और दूसरा फ्रूट आपके सामने है मान लेते हैं हम टमाटो। अब आधे तो बोलेंगे सर टमाटो फ्रूट नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके सामने एक और फ्रूट ले लेता है मैं बनाना। मान लीजिए मेरे सामने 3 फ्रूट हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ठीक मैं आपको 3 फ्रूट में से एक फ्रूट दे देता हूँ। तो मैं अगर मैं 3 में से आपके पास एक फ्रूट मैं आपको दे दूँ, मेरे पास कितने फ्रूट बचे, 2 फ्रूट। यही होता है माइनस करना, इसी को कहते हैं डिफरेंस निकालना, है ना। तो मेरे पास जो फल थे 3 फलों में से मैंने एक फल अगर आपको दे दिया तो मेरे पास 2 फल बचे, यानी माइनस किया। तो जिस से हम लोग दे देते हैं वहाँ से हम लोग छोड़ के माइनस करके आगे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप देखिए दिसंबर तक मैं जा चुका हूँ, जो कि तभी मेरे सामने यहाँ पे डिफरेंस आया। जनवरी से जनवरी 12 महीने कैसे हुए, मैं कहा जनवरी से मैंने पहला महीना गिना फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी। तो मैं जनवरी से जनवरी 12 महीने ऐसे हुए, डिफरेंस ऑफ मंथ। ठीक है, सेम जनवरी से दिसंबर 11 मंथ आए। कैसे, मैं कहा सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 11 महीने का अंतर आ गया। अब मैं दिसंबर से अक्टूबर पे चल रहा हूँ तो पहला महीना जो मैंने गिना वो जनवरी गिना। ध्यान रखना जिससे बोलते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, उसके अगले महीने से डिफरेंस में हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके बाद आपके सामने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो कितने महीने हो गए, 10। तो आपके सामने यहाँ देखिए पहले 12 महीने का अंतर आया जनवरी से जनवरी में, फिर आपके सामने 11 महीने के अंतर आया, फिर आपके सामने 10 महीने का अंतर आया। तो इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो आगे 9 महीने का अंतर आना चाहिए अक्टूबर छोड़ के, और 9वां महीना। तो मैं कहा ठीक है सर, फिर क्या करें। मैं कहा सर अक्टूबर के बाद क्या, नवंबर, पहला महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, 9 महीने हो गए ना, यानी 9वां महीना यानी जुलाई। तो मेरे मुताबिक जो यहाँ पे आपके सामने पहला आंसर आया एक्स में, वो आना चाहिए जुलाई। अब जुलाई पे ऑप्शन देख लो कितने, मैं सर 2 ऑप्शन दिए, यानी कि एक से तो अभी बात नहीं बनती। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ अब मैं जब जुलाई तक गया तो आपके सामने 9 महीने का अंतर आया, तो निश्चित रूप से आगे 8 महीने का अंतर होना चाहिए जुलाई छोड़ के। तो मैंने कहा सर जुलाई का तो आपके सामने आया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी कि अगला महीना मार्च होना चाहिए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है मार्च। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपके सामने 8 मंथ का डिफरेंस था, तो अब 7 मंथ का डिफरेंस होगा। देख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 7 मंथ का डिफरेंस अक्टूबर में। तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ अब आपके सामने 6 मंथ का डिफरेंस होगा। तो अक्टूबर से आगे बढ़ा मैं, अक्टूबर के बाद आपको क्या मिलेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल। ठीक है, यानी कि आपके सामने यहाँ 6 महीने का अंतर आया, तो यहाँ पे आपको मिलता है अप्रैल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पे अब 5 महीने का अंतर आना चाहिए। मैं कहा अप्रैल वहाँ था, 5 महीने का अगर मैं अंतर लूँ तो आपको क्या मिलेगा अप्रैल के बाद में, अप्रैल के बाद आपको मिलेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आ रहा है ना सितंबर, यानी ये आपके सामने कैलेंडर में सीक्वेंस वाइज था। और क्या दिमाग लगा सकते हैं कुछ बच्चे, तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कह सकते सर जनवरी 31 का, 31 का, दिसंबर 31 का, अक्टूबर 31 का, आगे भी ये मार्च भी 31 का, अक्टूबर फिर 31 का और सितंबर भी 31 का, नहीं सितंबर 30 का। तो जितने भी लोग ऐसे डिफरेंस ऑफ डेज करके सोच रहे होंगे वो लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसमें यही एक तरीका है कि आप डिफरेंस ऑफ मंथ सोचिए, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सीधा क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए जरा, हिंदी में थोड़ा सा हौच पौच है, नहीं तो मैं हिंदी में करवाया था। ठीक है ना, ये 15 क्वेश्चन इंग्लिश में क्लियर है, तो मैं आपके सामने इंग्लिश में डिस्कस कर देता हूँ। ये आपसे बोलता है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन द ऑल फेसेस, अर्थात एक क्यूब जो सभी 6 के 6 फेस, कोई भी क्यूब या फिर कोई भी बॉक्स जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, उन सबको उसने पेंट किससे किया हुआ है, येलो से पेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, अब ये क्यूब है जिसको इसने हर फेस पे येलो से पेंट किया हुआ है, तो हमने मान लिया ठीक है सर येलो से पेंट किया हुआ है, येलो से पेंट किया हुआ है, और इधर पर भी येलो से। और ध्यान रखना जो अपोजिट फेसेस जो छिपे हुए हैं वहाँ पर भी येलो कलर ही इसने पेंट किया होगा, हम ऐसा मानते हुए चलते हैं। फिर ये आपसे बोलता है द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस। इसका भी आपसे कहता है कि वो इसके बाद 60 छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन वे 60 के 60 बराबर हिस्सों में काटता है। अब सीधी सी बात यह कि अगर इसने इसको क्यूब की तरह काटा होता तो जो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ पीसेस निकल के आते वो हमेशा किसी का क्यूब निकल के आते हैं। अब क्योंकि 60 किसी का क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब ये बात यहाँ तय है कि एक परफेक्ट क्यूब में इसने नहीं काटा, इसने क्यूबॉइड में चीज़ों को काटा हुआ है। ठीक है, अब सीधी सी चीज़ क्यूबॉइड या फिर क्यूब, सब में क्या होता है, मैं कैसा लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो मुझे इन सब को जो मल्टीपल करना है वो किसके बराबर लेके आना है, 60 के बराबर लेके आना है। तो मैं कहा ठीक है सर, तो फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं कहा सर हो सकता, मान लो 3, 4 और 5, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आपके सामने 60 आ जाएगा। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया क्या कि सर चलिए यहाँ पे 5 5 कुछ लेके चलते हैं। जैसे मैं कहा सर हाइट 5 मान लेते हैं। अच्छा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मैंने हाइट 5 मानी तो आप भी 5 मानिए, आप चाहें तो ब्रेथ 5 मान लीजिए, आप चाहिए तो लेंथ 5 मान लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5, इसको मान लेता हूँ मैं 4, नहीं इसको 3 मान लेते हैं, छोटा है थोड़ा, और इसको मान लेते हैं हम 4। ठीक है, अब हम चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 तो ये 5, ये 4 तो ये भी 4, और ये भी आपके सामने 4, ये 3 तो ये आपके सामने 3, और ये आपके सामने 3। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि बराबर काटा है तो मैंने इनको ना 1 1 सेंटीमीटर के पीसेस में काट दिया। अब मैं कहा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैंने मान लिया कितना 5, तो मैं कहा ठीक सर 1 2
3 और ये 4, ठीक है। अब ये 1 2 3, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का कट लगाया मैंने, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद में सेम ये यहाँ जाएगा 1 2 देन 3, ये 4 का हो गया। 3 के लिए सिर्फ 2 कट लगेंगे, 1 एंड देन ये 2, फिर ये सेम 1 एंड देन ये 2 एंड अगेन ये जाएगा आपके सामने, क्योंकि अगर ये 5 तो ये 5 और ये भी आपके सामने 5, 2 3 एंड 4। ये मैं मात्र आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं इसको आपके सामने ऐसे ही ख़त्म कर देता कि ठीक है मिनिमम कट लगेंगे, ऐसे लगेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है। बस समझाने के लिए आपके सामने सारी मेहनत कर रहा हूँ। आइए अब जरा थोड़ा देखते हैं कि हमारे सामने 60 क्यूब बने। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो मैं कह सर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी एक सरफेस पे 5 क्यूब है, ठीक है। 5 और 4 यानी 20 क्यूब है आपके सामने एक सतह, एक सरफेस के ऊपर आपके सामने 20 क्यूब्स है। अब आपने यहाँ से एक चाकू लिया और इस पर कट मारा तो ये 20 के 20 पीस गिर गए। पीछे वाला जो हिस्सा है फिर से आपने चाकू से यहाँ पे कट मारा तो फिर से 20 पीसेस गिरे, यानी 20 कितने होंगे 40। और जो लास्ट वाला पीस है उसमें आपको कट मारने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे गिर जाएंगे। डैट मीन्स वहाँ पर आपके सामने जो है फिर से 20, तो 20 इसमें है, 20 बीच वाले में है, 20 सबसे लास्ट में है, तो कितने हो गए 60, यानी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसने क्या कहा था, इक्वल पीसेस, छोटे छोटे क्यूब, तो यानी जो मैंने छोटे छोटे क्यूब निकाले हैं। अब इसमें ना यहाँ इसने एक गड़बड़ करी है, सॉलिड क्यूब की जगह सॉलिड क्यूबॉइड इसको बोलना था। जो पीसेस निकले हैं वो क्यूब में निकले हैं, क्योंकि वो हर जगह से 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। बट जो ये बड़ा वाला बॉक्स है वो आपके सामने क्यूबॉइड की तरह काम कर रहा है। ये इसने यहाँ पे कुछ सेंटेंस में आप कह सकते हैं गड़बड़ करी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसने क्या कहा। ओके, तो ये मुझसे बोलता है द मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9, इसमें कम से कम जो कट लगाते हैं वो 9 लगाते हैं। मैं कहा चलिए आइए देखते हैं कितने लगे। मैं कहा देखिए 1 2 3 4, ये 4 कट तो ऐसे लगे पूरे, मान लीजिए जैसे एक ब्रेड सा है तो आपने एक ब्रेड में ऐसे 4 कट लगाए, 4 कट तो ये हो गए। फिर उसके बाद में आपने ऊपर से लगाया ये वाला 1 2 3, 3 कट ये लगाए, 4 3 यानी 4 कट आप पहले लगा चुके हैं, 3 कट आपने ये ऐसे इस तरह से लगाए, ठीक है। अब उसके बाद में आपने मात्र 1 कट ये पूरा ऐसे लगाया तो ये सारे गिर गए, 1 कट यहाँ से लगाया पूरा तो फिर गिर गया, यानी 2 कट आपने और लगाए, तो 4 3 7, 7 और 2 कितने 9। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ 9 कट में पूरे पीसेस निकाल सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9, ये बिल्कुल सही है। ओके हो गया। फिर ये आपसे बोलता है द नंबर ऑफ स्मॉलर पीस विच आर नॉट पेंटेड ऑफ एनी फेस इज 6। ऐसे छोटे घन जिनका कोई भी मुख नहीं रंगा है वे टोटल कितने हैं 6 हैं। मैं कहा देखिए ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। जो ये पहले वाली जो सामने वाली फेस है इस पे तो सब पे येलो कलर होगा। अब जो बीच वाली है मात्र उसी में ऐसा होगा बीच में जहां पे कोई भी फेस पेंट नहीं होगा, वो कहाँ होगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये वाला फेस जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला, जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्लाइड मारा तो ये गिर गया, तो पीछे वाले में तो ये आएगा, ये बिल्कुल बीच में होगा, तो यहाँ कोई फेस पेंट नहीं होगा। सेम पुनः ऐसा यहाँ पर भी होगा, ऐसा इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो निश्चित रूप से ऐसे 6 छोटे क्यूब है जो सेकंड वाली लेयर है उसमें, जिसका कोई भी फेस पेंट नहीं होगा। तो तय है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जिनका कोई मुख रंगा नहीं होगा, नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, वो 6 होंगे। तो तय है ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 6। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देख लेना अच्छे से, वीडियो का ये फायदा होता है बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, जो चीज़ समझना है देख लेना, ठीक है। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ओ बहुत गड़बड़ है भैया, ऐसे ही करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने 16th क्वेश्चन। आइए जरा इसको देखते हैं एक बार। ये आपसे क्या बोलता है, ये आपसे कह रहा है यदि 7 स्टार 24 25 है और 12 स्टार 16 20 है, देन व्हाट इज 16 स्टार 63 इक्वल्स टू।
अब यहाँ पे मुझे स्टार की वैल्यू को भरना और कुछ नहीं करना। मैं कहा देखो एक काम करते हैं, जैसे ही मैं देखता हूँ ना तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम याद आती है। आपको आई क्या? हाँ मुझे आ गई, आपको भले ही ना आई हो। चलिए कैसे, मैं आपको अब वो बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आपके सामने एच स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? मैं कहा सर 49 प्लस 24 यानी आपके सामने जो परपेंडिकुलर, जो इसने परपेंडिकुलर माना है वो कितना है आपके सामने? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो मैं कहा सर 24 का स्क्वायर आपके सामने चला गया 576 इज इक्वल्स टू कितना आया? मैं कहा सर 25 आया। अब यहाँ पे आप जरा इसको टोटल कर लीजिए कितना आया। मैं कहा सर ये आपके सामने आ गया 5, ये आपके सामने आ गया 2 और ये आपके सामने आ गया 6, 625। निश्चित रूप से किसका स्क्वायर है? मैं कहा सर 25 का। लगी पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसने पाइथागोरस थ्योरम ही लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, आपके सामने 12 का स्क्वायर आया, कितना आया सर? 144। 16 का स्क्वायर आया, कितना आया सर? मैं कहा सर 256। तो अब जरा आप इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? मैं कहा सर आपके सामने शून्य, पुनः शून्य और 400। निश्चित रूप से किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसने मात्र आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है, ठीक है। तो अगर इसके मुताबिक हम देखें तो जिस भी बच्चे ने टिक किया है बहुत बढ़िया टिक किया है, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। आप 16 का स्क्वायर प्लस अब 63 का स्क्वायर, तो या तो मैंने ही होगा, पर हाँ ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्लास में चिक्के मार मार के बहुत बार कहा था कि 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, 25 तक क्यूब याद करने हैं, बहुत बार कहा था। नहीं किया होगा तो भैया तुम्हारी गलती, वरना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई दी ये बात, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 65 का, ये आपके समक्ष स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 का तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे पता है इतना तो याद कोई भी नहीं करता, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में 16 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ सीधा। आइए 19 ये रहा आपके सामने ही, मैं भी दूर जा रहा था, बस ये है कि मुझे फिर से थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बच जाऊंगा। इधर ध्यान दो और ध्यान से सुनना, सबके साथ बहुत ध्यान से देखना। फिर से देखिए क्या बोलते हैं आपसे, इफ ए स्मॉलर एंड इक्वल्स टू बी, टॉपिक इनइक्वालिटी, याद है पढ़ाया था मैंने हर क्लास में, ठीक। रीजनिंग की इनइक्वालिटी अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है, ये भी ध्यान रखना, इनको मिक्स मत कर देना। मैथ्स की इनइक्वालिटी अलग है, रीजनिंग की इनइक्वालिटी अलग है। रीजनिंग की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सर आपको कैसे पता चला? मैं क्या सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, जब भी ऐसा होता था वो रीजनिंग की कहलाती है, ठीक है। अभी आप जरा यहाँ ध्यान दो, सीधा क्वेश्चन देख लो, ये तो आपके सामने इक्वेशन है, इसे छोड़ो सीधा क्वेश्चन पे आओ। देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, ये कहना चाहता है कि बी जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? ई से। आओ जरा कंपेयर करें, बी ये रहा और ई ये रहा। क्या सिखाया था मैंने आपको सबसे पहले? मैं कहा सबसे पहले देखो बीच में कहीं अपोजिट साइन तो नहीं। मैं कहा सर जी खुली आंखों से, क्या बंद आंखों से दिख जाएगा कि निश्चित रूप से दोनों आपस में कैसे हैं? मैं कहा सर अपोजिट हैं, और अगर साइन अपोजिट आते हैं तो इसका मतलब मैं इसके आगे कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बी और ई के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो बी ई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स 100% सही तो नहीं है, ऑलवेज तो कभी भी नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये तो इक्वेशन हो गई, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। देन एस इज ऑलवेज लेस देन वी, ये कहना चाहता है एस हमेशा छोटा होगा किससे? वी से। मैं कहा आइए देखते हैं जरा, एस टू वी क्या कहा मैंने? सबसे पहले अपोजिट साइन, मैं कहा सर अपोजिट साइन तो नहीं है। फिर मैंने क्या सिखाया था? परसेंटेज देखो, कितना परसेंट? 0%। ये कितना परसेंट? 50%। और ये भी कितना परसेंट? 0%। तो आंसर कितना परसेंट हुआ? 50%। इन सब में यही बड़ा है, तो आपका आंसर आया कि एस या तो छोटा है या तो बराबर है। और ये क्या कह रहे हैं कि एस सिर्फ छोटा है, ऑलवेज लेस देन, ठीक है। तो मैं कहा नहीं सर 50% का आंसर 100% में नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये भी आपके सामने गलत है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो एस होगा वो ये साइन आएगा, आइदर बी स्मॉलर और इक्वल्स टू वी। एस या तो छोटा है या फिर बराबर है वी से, ठीक है। बट सिर्फ छोटा है ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आएगा नाइदर, ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आइए चले, काफी दूर है क्या? हाँ मिल गया।
सीरीज में मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स, जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन आया था। आइए चलिए ज़रा एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले सीक्वेंस बनाना सिखाया था, हालांकि काफ़ी आसान क्वेश्चन आया हुआ है। आइए सीक्वेंस कैसे बनाकर सबसे पहले काउंट कर लो कितने। मैं कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18। अब 18 को अगर हम काटें तो 6 और 3 बनता है, यानी 3 3 के 6 पेयर, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 6 के 3 पेयर। तो मैं कहता 6 6 के 3 पेयर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर से ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देख लेते हैं सर जी, यहाँ पे निश्चित रूप से मुझे देखो बी यहाँ 2 बार दिख रहा है, बी एक बार है तो मैंने यहाँ बी लिख दिया, और सी 3 बार दिख रहा है तो सी मैंने यहाँ लिख दिया। तो अपने को जो पहली चॉइस मिलती है ए बी बी सी सी सी, यानी ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार। यहाँ पे मुझे ए फिर से दिख रहा है, बी फिर से खाली है, सी 3 बार फिर से हो गया, ए की जगह इस बार इसने खाली छोड़ दिया, ए बी बी और सी सी सी। तो निश्चित रूप से ये अपना आंसर हुआ, यानी बी सी बी ए सी, बी सी नहीं बी सी ए है, बी नहीं बी सी बी ए सी। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आइए इसके सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश ही ले लें क्या? हाँ, इंग्लिश साफ सुथरा है। ओके, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, देवी और देवताओं जरा गौर फरमाओ। मिसिंग नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, सीरीज के ऊपर ध्यान दो। देखो 24 से घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा और फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब जब आप देख रहे हो कि सीरीज घट भी रही है, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ी, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे मल्टीपल हो रहा होगा। जब जब सीरीज इतनी तेज़ी से बढ़ रही तो या तो मल्टीप्लाई होता है या स्क्वायर और क्यूब प्लस कर रहा होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सर एक बड़ी फेमस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। जब भी सीरीज घट रही होती है तो घटते वक्त में वो मल्टीप्लाई अगर हम करें किससे, मैं कह जैसे मान लो 2 को मैंने अगर 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने कितना आएगा, मैं कहा 1, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं कहता 0.5, तो मैंने पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यानी डिवाइडिंग बाई 2 कह लो आप, ठीक है। तो सीधी सी बात 24 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिलेगा 12। अच्छा, फिर मैं कहा अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से, देख रहे हो 0.5 से मल्टीप्लाई किया पहले, अब 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 12। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 18, बिल्कुल सही बात। फिर उसका मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 से, देख रहे हो ना, बढ़ता जा रहा है 0. पहले 0.5, फिर 1, 0.5 बढ़ गया, फिर 1 से 1.5, फिर 1.5 से 2, और फिर इसके बाद में इसने मल्टीप्लाई किया इसको 2.5 से। तो जैसे ही आप 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 90। तो ये आपके सामने सीरीज है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अब तो इसको साफ भी करना पड़ेगा, ये मेहनत भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ क्वेश्चन ये था नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38। अब इसमें क्या करें, मैं कहा भैया इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, एक एक ऑप्शन चेक ही करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, सीधा सीधा आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। सच तो यही है, बाकी मानने के लिए कोई भी तुक्का कैसे ही मार के आपको बता सकता है, लेकिन हकीकत यही है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हाँ टाइम टेकन है। टाइम टेकन है तो टाइम दो यार। 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं, ऐसे आए कि तुम लोगों से वो तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। जितने आपको 28 क्वेश्चन के आसपास चाहिए, वो 28 क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग में 18 दे दिए, 10 क्वेश्चन और चाहिए, बस आराम से कर लेते। पर वही है, आप लोगों ने तो भैया 80 में से कम 60 ना करो तो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और बस उस सेटिस्फैक्शन के चक्कर में आप लोग लगे रहते हैं, लो भैया तुम भी लो और तुम भी लो और तुम भी लो, है ना। बस यही गलत करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी पेपर आए सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट किया करो, वहाँ से तुम्हें पता चल जाए कि अब कितने मुझे और करने हैं कि मैं पास हो जाऊँ। क्वालिफाइंग है यार, उसको क्वालिफाइंग की तरह खेला करो ना, क्यों फालतू में सारे गलत करा के जो होना था वो भी नहीं हो पाता फिर, ठीक है। आइए इसको देखिए, P मीन्स क्या, प्लस, Q मीन्स क्या, माइनस, R मीन्स मल्टीप्लाई एंड S मीन्स डिवाइड। अब यहाँ पे इसने बोला भरिए, क्या भरेंगे कि आपको इक्वल्स टू 20 मिल जाए, ठीक है।
देखो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व कर लिया था इसलिए आपको बता देता हूँ। सीधा ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बस वो देख लो। सीधा 60, ये रहा गैप, क्यों बोला, माइनस किया मैंने, 15 फिर डैश आया, आर था, आर मीन्स मल्टीप्लाई है, 3 फिर उसके बाद में पी था, पी बोले तो प्लस, फिर 20 और एस बोले तो डिवाइड 4 एंड इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब सीधी सी बात, बोर्ड मास मेथड तो आपको पता है, सबसे पहले डिवाइड कीजिए, तो मैं डिवाइड किया तो आपके सामने आता है 5, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके सामने आता है कितना 45, ठीक है, और फिर आपके सामने आता है 60, तो 60 माइनस 45 कितना बचा, 15 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 20। तो निश्चित रूप से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, लेकिन हाँ ये वास्तविकता है कि आपको एक एक ऑप्शन डाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको आपका सही आंसर मिलेगा। बाकी हवाबाजी करने के लिए तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, पर मैं आपके सामने सत्य को रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप ऐसे ही कीजिए। और मैं फिर से कह दूँ, CSAT के पेपर में हमेशा सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अब और कितने करने हैं, लेकिन बेस तो आपका रीजनिंग बना के देगा। नेगेटिव क्वेश्चन से बचिए, माना क्वालिफाइंग है, पर आप लोग जब भी रहते हैं तो इसलिए रहते हैं कि आप 28 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए थे, आप हमेशा इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आपने जो बाकी तुक्के मारे वो गलत मार दिए थे, इस चक्कर में दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 38 के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रहा, देख रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है, हालांकि ये मैथ्स का भी हो सकता है, पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपसे बोला है व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अगर आप यहाँ ध्यान दे तो ये आपसे कह रहा है 489th वाली डिजिट क्या होगी। मैं कहा ये देखते हैं क्या है, तो मैं कहा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ऐसे करता हो जा रहा है, ठीक है। तो भाई 9 तक तो हर डिजिट एक एक बार आ रही है, तो इसका मतलब 9 डिजिट तो ये हो गई, ओके। अब एक बार बताओ 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक आपके सामने सारी डिजिट कितनी बार आई, 2 बार आई, यानी 90 डिजिट 2 बार आई है ना भाई, 90 डिजिट हुई ना टोटल, कितनी बार आई, 2 बार आई, 90 नंबर सॉरी। अब 2 बार अगर ये आए तो इसका मतलब 180 डिजिट, भाई इसने यहाँ पे 10 को एक डिजिट माना है, 0 डिजिट यही होती है, नंबर नहीं, नंबर तो है ये 10, पर डिजिट ये है 1 अलग और 0 अलग, मेरी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे आपके सामने 180 ये हो गए, 9 ये हो गए। अब 180 और 9, मैं कहा सर 180 प्लस 9, आपके सामने हम 189 डिजिट तक पहुँच चुके हैं, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद ये आपके सामने कहता है कि अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो सीधी सी बात, अब इसके आगे हमें सारी डिजिट जो है वो 3 में दिखने वाली है, ठीक है। जैसे 100 आया, ठीक, पहले टोटल देख लो कितनी बची, 489 माइनस 189, कितनी, 300 डिजिट और चाहिए मुझे। अब आके हर डिजिट 3 की आएगी, जैसे 100 3 डिजिट है, 101 3 डिजिट हैं, 150 3 डिजिट हैं, 200 3 डिजिट है, मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब 300 डिजिट के लिए, यानी मुझे 300 डिजिट को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो आपके सामने कितने 100 नंबर और चाहिए। किससे 100 नंबर और चाहिए, मैं कहा सर हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक 99 तक, ठीक। अब 99 नंबर में 100 नंबर और चाहिए, तो मैंने इसमें 100 जैसे ही ऐड किया तो मेरे सामने आया 199। तो जो 199 में जो 9 है लास्ट का, निश्चित रूप से यही 489th डिजिट है। उम्मीद है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि ये ऐसे ही करना बेहतर होगा। फिर से सुनो, अगर आप इस सीक्वेंस को देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि इसने लाइन से लिखा हुआ, इसने इसमें पूछा 489th डिजिट, 10 में 2 डिजिट है, 1 और 0, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी कि 9 इसका सही आंसर है, क्योंकि लास्ट डिजिट आपके सामने 9 आएगी, वही आपके सामने 489th डिजिट होगी।
उम्मीद है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 भैया ऐसा है, इसके लिए जितने लोग उतनी कहानियां हैं, ठीक है। तो हम भी एक कहानी आपके सामने सुना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपसे कहता है एक मोबाइल फोन चोरी हो गया, ठीक भाई। पी, क्यू और आर 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं, ठीक है जी। फिर ये आपसे कहते हैं यह जानते हुए कि उनमें से कोई एक ही व्यक्ति दोषी है। ध्यान दीजिएगा, इसने कंफर्म कर दिया है, यह जानते हुए कि उनमें से कोई एक ही व्यक्ति दोषी है। दैट मीन्स जो भी चोर है वो है तो उनमें से ही, ये बात कंफर्म उसने कर दी है, इनमें से कोई एक बंदा चोर है। उनसे पूछताछ की गई, ठीक। उनके उत्तर निम्नलिखित हैं। पी ने कहा मैंने नहीं चुराया। अब यहाँ पे पी, क्यू और आर, इन तीनों के डाटा देखते हैं क्या क्या डाटा आता है। पी कहता है मैंने नहीं चुराया, क्यू ने चुराया है। अब अगर पी स्पष्ट कह रहा है कि क्यू ने चुराया, तो निश्चित रूप से आर के लिए भी उसने क्लीन चिट दे दी कि देखो मैंने नहीं चुराया, आर ने नहीं चुराया, हाँ लेकिन क्यू ने चुराया है, तो ये बात तय हो गई। फिर क्यू के रिकॉर्ड किया गया डाटा। क्यू कहता है आर ने नहीं चुराया, देखो आर ने नहीं चुराया, उसने कह दिया पहले देखो आर ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, और क्यू कहता है देखो मैंने नहीं चुराया। तो इसके मुताबिक किसने चुराया? इसके मुताबिक चुराया पी ने। पी के मुताबिक चुराया क्यू ने, और क्यू के मुताबिक चुराया पी ने, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम खेल रहे हैं। आर के देखो आर क्या कहता है, आर कहता है जी मैंने नहीं चुराया। तो अगर यहाँ पे इसने पूछा होता कि भाई इनमें से किसने नहीं चुराया, तो भैया हम आर को क्लीन चिट दे देते, क्योंकि तीनों के मुताबिक आर तो निर्दोष है, आर तो बच जाएगा। आर कहता है मैंने नहीं चुराया। किसने चुराया मैं नहीं जानता, तो इसके मुताबिक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब सीधी सी बात, यहाँ जो केस फंस जाएगा वो रिमांड पे भेजना पड़ेगा कि इसको पी और क्यू को इनमें से किसी एक से कबूल करवाना पड़ेगा। वैसे बात बनने वाली है नहीं, लेकिन हाँ पी और क्यू में से एग्जैक्टली किसने चुराया इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं दे सकते, तो इसलिए इसका आंसर आएगा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। और जिसका भी है बच्चे ने अच्छा टिक किया है इस वाले क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए 3 बंदे, तीनों के जवाब, तीनों के मुताबिक कौन कौन आता है दोषी मैंने आपके सामने रख दिया। पी के मुताबिक क्यू दोषी था, क्यू के मुताबिक पी दोषी था, आर के मुताबिक वो जानता नहीं है, एंड निश्चित रूप से आर किसी में भी दोषी नहीं था। तो अगर वो पूछता किसने नहीं चुराया, तो हम बता देते हैं हाँ भाई आर निष्पक्ष है, किसी प्रकार से मतलब निर्दोष है, उसने नहीं चुराया, बात तो तय है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से क्वेश्चन में चले हम इसके बाद में? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49 था नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें जरा। पहले इसको साफ कर दूं मैं आपके सामने, सारी मेहनत इसी में करनी पड़ेगी 50th क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 50, आइए देखिए क्या कहता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तीन टीमों पी क्यू आर ने किसी टूर्नामेंट में भाग लिया, ठीक। टोटल 3 टीमें हैं, जिसमें ये टीमें ठीक एक बार एक दूसरे के आमने सामने खेलती हैं। अब ये बताओ अगर 3 टीम एक दूसरे के आमने सामने खेल रही है मात्र एक बार, तो हर टीम ने 2 मैच खेले। भाई पी ने खेला, लिख दो ना, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ। पी ने अपना एक मैच खेला क्यू के साथ, और एक मैच खेला किसके साथ है? आर के साथ, ठीक है। निश्चित रूप से ऐसे ही फिर आर खेलेगा, या फिर क्यू मान लो। क्यू ने खेला पी के साथ और आर के साथ, और आर ने खेला पी के साथ और क्यू के साथ, यही तो होगा ना, ठीक है। थोड़ी जगह चाहिए यार, कहाँ से लाऊं जगह में तुम लोग के लिए। जगह 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 कहाँ से मिलेगी हमें? स्थान, रिक्त स्थान चाहिए। हाँ इस साइड कर देता हूँ ना, सारी जगह मिल जाएगी आपके लिए, जगह ही जगह है ना। चलिए अब ठीक है, आइए बात करें। देखिए ये आपके सामने बोलता है 3 टीमें पी क्यू आर ने किसी टूर्नामेंट में भाग दिया,
जिसमें ये टीमें ठीक एक एक बार एक दूसरे के सामने खेलती हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि हर टीम जो है एक दूसरे के सामने एक एक मैच खेलती है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर हर टीम एक दूसरे के सामने एक एक मैच खेलती है तो ये बात तो तय हो गई क्या कि सर जी उन सारी टीमों ने अगर एक दूसरे के सामने एक एक मैच खेला तो हर टीम ने 2 मैच खेले होंगे। भाई देखो, पी ने क्यू से खेला और आर से खेला, तो पी ने कितने मैच खेले? मैं कहा 2 मैच खेले। सेम क्यू ने खेला तो क्यू ने भी कितने मैच खेले? 2 मैच खेले। यही तो हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सर पी 2 मैच खेले, एक क्यू के साथ खेला और एक आर के साथ खेला, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही क्यू ने खेला होगा, एक मैच पी के साथ खेला होगा और एक मैच आर के साथ खेला होगा, ठीक है। ऐसे ही आर ने खेला होगा, एक मैच खेला होगा उसने पी के साथ और एक मैच उसने खेला होगा क्यू के साथ। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई। हर टीम ने जो है 2-2 मैच खेले हैं, तभी हर टीम एक दूसरे के साथ मात्र एक एक बार खेलती है, तो हर टीम ने इसका मतलब 2-2 मैच खेले हैं, ठीक। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर ये आपसे कहता है किसी टीम को एक जीत के लिए 2 अंक मिलते हैं, ध्यान रखना, और एक ड्रॉ यानी बराबरी, ड्रॉ मतलब बराबरी कर 1 अंक मिलता है, ठीक है। फिर ये आपसे कहता है हार पर टीम को कोई अंक नहीं मिलता। वही आईपीएल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीएल में आपको पता है क्या चलता है, एक जीतते हैं तो 2 अंक मिलते हैं, ड्रॉ तो 1 अंक मिलता है, हारते हैं तो कोई अंक नहीं मिलता। हाँ, नेट रन रेट में थोड़ा और चेंज हो जाता है, वो उन्होंने लगाया नहीं नेट रन रेट, खाली हार जीत के ऊपर बात की हुई है, ठीक है। आगे देखिए, टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम ने ठीक ठीक एक गोल किया है। अब यहाँ से भावनाएं आहत होती है हमारी, क्योंकि इसने क्रिकेट तो खेला नहीं, इसने फुटबॉल खेला हुआ है। हर टीम ने एक एक जो है गोल किया है, यानी कि एक एक गोल तो किया है, ये बात तय है। अच्छा, टीम पी को 3 अंक मिले हैं। अब एक बात बताओ, अगर पी ने 2 मैच खेले, जीतने पर उसको 2 अंक मिलते हैं और हारने पर कोई भी नहीं और ड्रॉ पे 1, तो इसका मतलब पी ने 1 मैच तो जीता है और 1 मैच ड्रॉ किया है। अब वो किससे जीता किससे ड्रॉ किया अभी मेरे को मालूम नहीं। फिर ये आपसे बोलता है उसके बाद में क्यू को 2 अंक मिले हैं। अब अगर क्यू को 2 अंक मिले हैं यानी क्यू ने 1 मैच विन किया है और 1 मैच लूज किया है, उसने कोई ड्रॉ नहीं खेला। आर को 1 अंक मिला है, यानी आर ने 1 मैच लूज किया है तो कोई अंक नहीं मिला, और जो उसने ड्रॉ खेला होगा उसमें उसे 1 अंक मिला है। क्लियर? अब आ जाओ, मैं बताता हूं किसने किसके साथ क्या किया। आगे तो बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, ड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉ का मतलब यह है कि भाई तुमने और हमने बराबर स्कोर किया, यही मतलब होता है ड्रॉ का, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहां से ये बात निश्चित हो जाती है कि सर आर और पी इन दोनों ने ड्रॉ खेला है, तो डैट मीन्स पी का रिजल्ट आर के साथ ड्रॉ रहा और आर का रिजल्ट पी के साथ ड्रॉ रहा। होगी एक बात। और पी ने क्यू से जीत लिया। अब देखो, ड्रॉ पे उसको पी को कितना अंक मिला? 1, और क्यू से उसने जीत लिया, विन किया, पी ने विन किया, तो यहां पे उसको मिल गए 2, इसलिए पी के अंक कितने हो गए? 3, तो पी के अंक 3 हो गए। अब यहां देखो, सीधा आर पे आ जाओ। आर के पास मात्र 1 अंक था, यानी आर ने 1 ड्रॉ खेला, 1 लूज, तो आर ने लूज किसके साथ किया? आर ने लूज किया क्यू के साथ, तो यहां से 1 अंक मिला, यहां से 0 अंक मिले, तो कुल अंक इसके कितने हो गए? 1, तो आर का 1 अंक जस्टिफाई हो गया। अब क्यू पे आओ, क्योंकि आर क्यू से हार गया था तो ये बात तय है कि क्यू आर से जीत गया। अरे यार, नहीं समझे क्या? देखो, आर हार गया, किससे हार गया? क्यू से, तो अगर आर हार गया तो क्यू जीत गया ना, तो डैट मीन्स क्यू ने जीत लिया, किससे? आर से, तो क्यू ने आर के सामने विन किया और पी के सामने लूज किया, तो इसीलिए इसके अंक हो गए 2। चलिए, एक बात तो तय हो जाती है कि अब यहाँ पे अपने को ये तो क्लियर है कि पी के 3 अंक कैसे हुए? क्यू से वो जीत गया पी और आर से उसने ड्रॉ खेला, हारा पी कोई भी मैच नहीं, इसलिए उसके 3 अंक हो गए। फिर उसके बाद में क्यू के 2 अंक मिलते हैं, तो ये बात तय है क्यू को अगर 2 अंक मिले हैं तो निश्चित रूप से उसने 1 जीता 1 हारा है, तो उसने जीता है आर से, पी से वो हार गया है, ठीक है। और उसके बाद में आर को 1 मिला, यानी उसने सिर्फ 1 ड्रॉ मैच खेला, वो भी पी के साथ खेला था, इसलिए देखो आर ड्रॉ खेला, इसलिए यहाँ पे उसे 1 अंक मिला है। ये बात तो चलो क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इसने मुझसे ये कहा हुआ है कि हर टीम ने 1-1 गोल किया है,
ठीक है, हर टीम ने एक एक गोल किया हुआ है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ संभावनाओं को देख लेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां पी जीता है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक बात बोली ना, प्रत्येक टीम ने ठीक एक एक गोल किया है, जहां पी जीता है वहां निश्चित है कि क्यू हार गया तो पी ने यहाँ पर 1-0 से रहा, यानी एक गोल किया होगा, क्योंकि प्रत्येक टीम ने एक ही गोल किया है। अब अगर पी ने 1 किया और क्यू ने 0 किया तो डैट मीन्स यहाँ पे जो स्कोर रहा, क्यू का रहा 0, पी का रहा 1, इसलिए हार गया। ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो है जो टीम इधर पे मैंने लिखी, यानी जो खेल रही है वो टीम। कंफ्यूज मत होना भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डी के साथ ड्रॉ रहा तो डी को हम लोग यहाँ पे 0-0 कर लेते हैं, यानी ड्रॉ रहा किसके साथ, पी का गेम आर के साथ। तो अगर पी का गेम आर के साथ ड्रॉ रहा तो यहाँ पे 0-0 गोल किए दोनों ने, तभी वो ड्रॉ रहा और दोनों को एक एक अंक यहाँ से प्राप्त हो गया। सर 0 रहा, ये कैसे पता चला? मैंने इसलिए पता चला क्योंकि हर टीम ने एक गोल किया है, तो पी ने एक गोल किया होगा तो यहाँ जीत गया, पी का और कोई गोल होना नहीं था, तो इसलिए यहाँ 0-0 रखा तो वो ड्रॉ हो गया। क्लियर होगी ये बात? अब उसके बाद में यहाँ देखिए, फिर ये आपसे बोलता है कि जो क्यू है वो एक हारता है एक जीतता है। क्यू आर से जीता होगा तो निश्चित रूप से 1-0 से जीता होगा, यहाँ पर क्यू 1 और आर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये गड़बड़ हो जा रही है, प्रत्येक टीम ठीक एक एक गोल तो नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके सामने क्यू ने एक गोल कर दिया तो फिर यहाँ पे इस तरह, तो फिर जो आर है उसने कहीं भी कोई गोल नहीं किया और फिर भी वो ड्रॉ लूज कर गया, तो ठीक एक एक गोल प्रत्येक टीम तो नहीं कर पा रही है। तो या फिर ये हो सकता है जब उसने ड्रॉ किया तो वहाँ पे उसने एक एक गोल किया होगा, ठीक है। खैर आइए अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या बोलता है ये बोलता है पी और क्यू के बीच का परिणाम 0-0 की बराबरी पर हुआ। पी और क्यू, मैं कहा नहीं, पी और क्यू के बीच में तो पी जीत गया था, और अगर पी जीत गया था तो 0-0 तो बराबरी हो नहीं सकता, तो ये तो निश्चित रूप से गलत है, 100% श्योर हूं मैं ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर द्वारा क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है। आर द्वारा यानी आर ने क्यू के खिलाफ एक गोल किया। अब बस यहीं पे अपने को डाउट है, क्योंकि अगर आर ने क्यू के खिलाफ एक गोल कर दिया तो फिर तो आर क्यू ने 2 गोल करने पड़ेंगे, क्योंकि क्यू जीतता है आर से। इसी के ऊपर बस डाउट है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो आपके सामने क्यू है, जो आपके सामने पी है, वो आर के सामने या तो हो सकता है एक एक का ड्रॉ खेल लेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि पी ने फिर 2 गोल कर देने पड़ेंगे, तो इसलिए ये गड़बड़ है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही है, तो मेरे मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें से मुझे कोई भी सही नहीं लग रहा, दोनों ही मुझे गलत लग रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर मैं डी पिक कर रहा हूँ। बाकी ये तो हो सकता है कि सेकंड के ऊपर थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी एक बार आंसर ई आएगी तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसका आंसर अगर मैं पिक करूँ तो ऑप्शन नंबर डी पिक करूँगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बोलता है आंसर की में। ओके आइए नेक्स्ट अगले उस पर, क्योंकि आप भैया देखो ऐसा है एग्जामिनर से बहस तो कर नहीं सकते, और झूठ बोलना मुझे पसंद है नहीं, आप सबके समक्ष में कभी आपको अंधेरे में रखना पसंद नहीं करता, जैसे बाकी सब करते हो कि मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तो हमेशा आपके सामने ईमानदारी से चीज़ों को रखना पसंद है, ठीक है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 है ना। आइए इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन। लेकिन हाँ मैंने आपको समझा पूरा दिया, बस यहाँ पे ना जो दिक्कत आ रही है वो इसी चीज़ से आ रही है जो इसने यहाँ पे कहा है कि एक एक गोल किया। अब इस एक एक गोल की वजह से दिक्कत आ रही है, वरना तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक। आइए नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोलता है आपसे, पी क्यू और आर भाई हैं, पी क्यू और आर का भाई है, तो इसका मतलब
इसका मतलब P जो है वो ब्रदर है तो मेल है, मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका भाई है? Q का और R का। बुरी बात, Q और R का जेंडर नहीं पता। S R की माता है। अब भैया अगर S R की माता है तो ये बात तय है कि क्योंकि तीनों ये भाई बहन या बहन बहन जो भी होंगे उसके बीच में है तो एक ही के प्रोडक्ट, तो यानी S इनकी माता है। जेंडर क्लियर है। T P का पिता है। T अगर P का पिता है तो ये बात तय है कि T सबका पिता है, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य है? S और T दंपति का मतलब हस्बैंड वाइफ है, मैं कहा बिल्कुल सही बात है, ये ओके रिपोर्ट है। Q T का पुत्र है, मैं कहा कुछ कह नहीं सकते, तो निश्चित रूप से सत्य तो मैं नहीं कहूँगा। T पिता है, मैं कहा भैया T Q का भी पिता है, R का भी पिता है, ये बात बिल्कुल सही है। S P की माता है, मैं कहा इसमें भी कोई डाउट नहीं है, S फीमेल एक निश्चित है। R T की पुत्री है, मैं कहा सर R का जेंडर हमें पता नहीं, तो इसके लिए भी हम कुछ कह नहीं सकते। P S का पुत्र है, हाँ P का जेंडर पता था, तो ये भी क्लियर है। तो सही कितने हैं? मैं कहा सर 1, 2, 3 और 4 सही है, केवल 4 सही है, जिसका भी उसने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 56। तो भैया फिर तो इसको साफ करना पड़ेगा, ये मेहनत भी करो। आइए 56 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग देखिए जरा, बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। N और O टोटल बोलता है 210। ठीक, अब सीधी सी बात, N का नंबर होता है 14, आपको ये नंबर्स याद कराए थे बड़े अच्छे से। O का नंबर होता है 15। अब भैया इन दोनों को प्लस माइनस अपोजिट कुछ भी करके 210 नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं कहता तो जा सकता है, यानी निश्चित रूप से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इसने इसका आंसर किया 210। ठीक है, तभी आएगा। 15 4 सा कितना होता है? मैं कहा सर 60 होता है, शून्य आ गया, और 15 1 सा 15 होता है, 15 और 6 कितना 21 होता है, निश्चित रूप से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये नॉट 14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये 14 15 तो मल्टीप्लाई कर ही चुके थे, इसमें 20 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 तो आ गई, 2 1 2 2 2 नहीं 4, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ ये बस फालतू बढ़ाते जा रहे हैं। अब जरा आप इसको देख लो सीधा सीधा, नोट्स यानी 14 N का नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 20। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा ना, तो मान के चलो अपनी अपनी चुल्लू में पानी भर लेना। ठीक है ना, मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं फिर आप लोग को, इतनी मेहनत से पढ़ाया है। 5 और मल्टीप्लाई बाई 19। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 210 तो यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक मैं आपके सामने आया था 4200। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 5 अगर मैं इसमें करूँगा तो निश्चित रूप से आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे 0 0 और फिर से 0 और ये 9,000 पे। 4 2 5 2 10। ठीक है, एंड देन 5 4 अरे यार क्या कर रहे हैं, 5 4 20 20 20 और 1 2100 पे। ठीक है ना, हाँ ये रहा 2100 तक हम पहुँच ही गए थे। इसमें मल्टीप्लाई बाई 19 और करूँगा तो निश्चित रूप से 3 0 तो आनी है लास्ट में, 9 1 9 आएगा। तो अब सीधी सी बात 9 1 9 से ही अपना काम चल जाएगा, तो वो सिर्फ इसी में है। जिसने भी किया है सही किया है। क्वेश्चन नंबर 56 निश्चित रूप से आंसर यही आएगा। ठीक है, 56 के बाद 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ 57 भी इसी में है क्या? नेक्स्ट पेज। कोडिंग डिकोडिंग फिर से देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 57 फ्रांस इज कोडेड 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 देख रहे हो ना, 6 7 6 नंबर लिखे हैं। एंड जर्मनी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देन हाउ इज यमन इज कोडेड। अब ध्यान देना, मैंने आपको हमेशा कहा कोडिंग रिकॉर्डिंग जब भी शुरू करो तो सबसे पहले देखो पूछा क्या है, और जो पूछा गया है क्या उसमें हर एक वर्ड वही है जो ऊपर यूज़ किया। वाई मैं कहा यस सर दिख रहा है, ई मैं कहा यस सर दिख रहा है, एम दिख रहा है, ई पक्का दिख रहा है, एन मैं कहा से दिख रहा है। कुछ करना ही नहीं है यार, सीधा उठाओ छाप दो। वाई लास्ट प्लेस पर है, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 7 से होगी। सवाल सर वाई यही है, ये जरूरी है? आपने सिखाया था नॉट इन ऑर्डर, ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पे मौजूद हो। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है, फिर क्या करें? मैं कहा चेक करते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन ई है, इधर रहा और इधर रहा। ई लास्ट में था, लास्ट में लिखा है 1,
ई सेकंड पे था और सेकंड में लिखा है 1, यानी जो शब्द जहां लिखा गया है उसका कोड एग्जैक्टली उसी स्थान पर है, यहां से चीज कंफर्म होता है। एक शब्द और है आर, सेकंड प्लेस पे 5 लिखा है, आर थर्ड प्लेस पर है, फिर से थर्ड प्लेस पे 5 लिखा है, यानी यहां से मुझे कंफर्म होगा कि ये इन ऑर्डर कोडिंग है, यानी जो शब्द जहां लिखा है उसका कोड एग्जैक्टली उसी स्थान पे मौजूद है। एंड दैट्स वाई वाई लास्ट में था, लास्ट में 7, तो पहला शब्द आएगा 7। ई आपके सामने लास्ट में था तो इधर पे 1 लिख दिया। एम आपके सामने इधर 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस, 8 आएगा, 7 1 8 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ई के लिए आपको पता ही था 1 है, और एन के लिए आपको तो पता ही है 3 है। बिल्कुल सही बात, आंसर ये होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद हम चलने वाले हैं 57 के बाद 60 की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 ये तो रहा, यही कर देते हैं। 1 3 6 11, भैया इस क्वेश्चन को ना बहुत टुच्चा क्वेश्चन था, और किस लोगों ने कुछ ज़्यादा ही टुच्चा समझ लिया तो गलत करके आए हैं, बहुत कुटने वाले हैं आप लोग। 1 से 3 डिफरेंस कितने का? 2 का। 3 से 6 डिफरेंस कितने का? 3 का। 6 से 11 डिफरेंस कितने का? 5 का। 11 से 18 डिफरेंस कितने का? 7 का। यहाँ पे x हो गया, फिर ये हो गया। अब आधे बच्चों ने यहाँ पे इसके बाद में 9 ले लिया है। अरे यार ये और नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ये वो नंबर लिखा है जो किसी से डिविजिबल नहीं होते खुद को छोड़ के, इसलिए 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो जाता है। और अच्छा 18 + 9 कितना? 27। देखो इसने ऑप्शन दिया भी है, बहुत समझदार है ये। गलत है ये, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया। यहाँ पे आएगा 11, 7 का सीधा 11, और 11 का डिफरेंस आने का मतलब 29, और 11 के बाद आपके सामने आएगा 13 का डिफरेंस। अब खुद देख लो, 29 + 13, मैं कहता जी 12 का 2, और ये 3 और ये, तो इसलिए ये आंसर आएगा। कम से कम यहाँ देख के फिर यहाँ भी तो चेक किया करो कि बीच में दिया है तो उसके बाद दे रखा है तो देख लो सही है या नहीं। पर जिसने भी 27 लगाया उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती करी है, सिर्फ जल्दबाजी में, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा भैया? 60 के बाद 65। आइए 65 क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ हो? यहाँ हो। चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन भी मिल गया। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो मुझे इसके लिए जगह चाहिएगी, तो फिर इधर से सुनिएगा। ओके, लंबा क्वेश्चन। विभिन्न मार्गों A B A C C D D E B F E G और F G से जुड़े किसी शहर में 7 स्थान A B C D E F और G हैं। A B से 6 किलोमीटर, देखो से किसके आगे लगा? B, आराम से, तो ये B से बात कर रहा है, यानी B को बेस मानना है। B से 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो मैंने B को फिक्स किया पहले। मैं कहा ठीक है सर, B का दक्षिण किधर? मैं कहा इधर। कौन? A कितना था? 6 था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मुझसे बोलता है A C से, बेस कौन? C से पश्चिम में है। अब A पहले आ चुका है, अब डेफिनेटली अगर C से वो पश्चिम में है तो उसके वो पूर्व में होगा, यानी A के पूर्व में। तो A के पूर्व में अगर मैं चलूँ कितना? 10, तो मुझे C मिल जाएगा, तो अपने आप ही C के पश्चिम में A हो गया, ठीक है ना। पश्चिम यानी कि वेस्ट, ध्यान रखना। D E से, बेस कौन? E, E से 5 किलोमीटर पूर्व में D और E, मैं D और E कहीं है नहीं, तो ये पॉइंट अभी हमने छोड़ दिया। अगला पॉइंट देखा, C D से 6 किलोमीटर उत्तर में, किससे? D से, और C, तो मैं ये तो हो जाएगा। C उत्तर में है किसके? D के, तो निश्चित रूप से C से D दक्षिण में होगा, तो ये मैंने बनाया यहाँ, या गया D कितना? 6। देखो अपने आप ही D से आ गया उत्तर में, D के उत्तर में C है 6। अब मेरे को यहाँ पे D मिल गया, तो E के कहा था पूर्व में, D E के पूर्व में है 5, यानी यहाँ आएगा E, ये आएगा 5। अब देखो ऊपर 10 था तो 5 यानी बिल्कुल आधा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। F B से 9 किलोमीटर पश्चिम है, B B B B, ये रहा B पश्चिम, मैं कैसा जी इस तरफ, ठीक है। कितना बोला? 9, मैं कहा ये लीजिए, ये रहा F 9 किलोमीटर पश्चिम में B से, ठीक है। फिर ये आपसे कहता है F G से, F तो आ चुका है, 12 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। तो फिर यानी F के दक्षिण में 12, ये 6 ये 6, यानी बिल्कुल सामने, किसके? D के सामने। कौन था? G, तो ये रहा G, ये है कितना? 12, ठीक है।
कोई व्यक्ति इन मार्गों से चलकर, ध्यान रखना चलकर, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, चल के जा रहा है, मार्गों से चलकर डी से एफ तक पहुंचता है तो उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी। डी से एफ यानी उसने चलना स्टार्ट किया इधर से, यहां से चलना स्टार्ट किया, डी से एफ जा रहा है, तो मैं कहा 6 6 10 कितना होता है 16, 16 6 कितने 22, 22 और 9 कितने 31, तो भैया उसने 31 किलोमीटर की दूरी तय करी। ध्यान रखना उसने शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछा, वो चल के इन मार्गों से जा रहा है, शब्दों पे ध्यान देना। 31 31 31 यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपने कर लिया होगा, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लेंथी अवश्य था। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर था आपके सामने 65, इसके हम चल रहे हैं 66, ये भी इसी में है, तो भैया फिर तो मुझे रफ करना पड़ेगा, क्यों ना पेज ही बदल ले, ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं ना। 66 ये रहा। ओके आइए ज़रा इसको देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है 66 है ना, हाँ तो देखिए 64 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 64 को लिखा जाता है 343। अब देखने से समझ में आ रहा है 64 क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 4 का। ठीक है 8 का स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन 343 फिर किसी का ना स्क्वायर नहीं होता, ये सिर्फ क्यूब ही हो सकता है। किसका क्यूब हो सकता है, मैं कहता हूँ 7 का, तो सीधी सी बात ये 4 का क्यूब ये 7 का, इसलिए मैंने सीधा क्यूब लिया, स्क्वायर नहीं लिया। ध्यान रखना यही कारण था मैंने स्क्वायर नहीं लिया, वरना स्क्वायर भी आप सोच सकते थे, क्योंकि 343 स्क्वायर नहीं होता, तो मैंने क्यूब पर फिर देख लिया। ठीक है ओके फिर उसके बाद आपसे कहता है कि 216 एंड देन फिर आपसे बोलता है 79। फिर से भाई 216 किसका क्यूब है 6 का, और ये क्यूब है किसका 9 का। कुछ ध्यान दे रहे हो, पहले 4 लिखा, फिर उसके बाद में आपके सामने लिखा कितना 7, फिर इसने आपके सामने 6 लिखा, और फिर उसने आपके सामने लिखा 9। 512 आपके सामने 8 का होता है क्यूब, बिल्कुल 512 8 का क्यूब होता है। ठीक है, अब क्यूब याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसने बोला तो इसको क्या लिखा जाएगा, मैं कहा बहुत आसान, 4 से 6 फर्स्ट से फर्स्ट पे आ जाओ ना, 4 से 6 कितने का गैप 2 का, 6 से 8 कितने का गैप 2 का, अब सेकंड 7 से 9 2 का गैप था, तो 9 से 11 यानी यहाँ 11 का क्यूब आएगा। अब भैया 11 का क्यूब कितना होता है, मैं कहा सर 1331, तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन वो तभी जब स्क्वायर क्यूब याद ना हो, अगर इसका याद हो, अगर याद नहीं है तो भैया निश्चित रूप से बहुत टफ था। 66 का आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 70। ओके ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये आपसे कहता है क्यू पी से, ध्यान रखना क्यू का शब्द पूछा, पी से क्या है, बोलता है पी की 2 बहनें आर और एस है। पी की 2 बहन है, एक का नाम आर है, एक का नाम एस है। पी कौन, मैं का वो पता नहीं, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। ठीक है, आर का पिता क्यू का भाई है। अब भैया जो भी आर का पिता होगा, अच्छा सिर्फ फर्स्ट केस में देखो, इसने बोला किस प्रकार संबंधित है, केवल कथन पहला तो पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, मैं क्यू के सर जी यहाँ पे इसने क्यू के बारे में कोई बात ही नहीं कर रखी थी पहले वाले में, वो तो मैं देखते ही बता सकता था। जब बात ही नहीं कर रखी तो केवल फर्स्ट तो सफिशिएंट है नहीं आंसर करने के लिए, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। केवल पहला तो जैसे लिखा ना, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरा कथन अकेला उपयोग में नहीं होगा। मैं कहा भैया पहला भी अकेला उपयोग में नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला इसलिए देख रहा था कि ये कह रहा है कि केवल पहले से आंसर आ जाएगा। मैं कहा नहीं, क्यू और पी की बात ही नहीं है। यहाँ भी देखो क्यू और पी की एक साथ बात नहीं, तो ये भी कहता है कि जब क्यू और पी की एक साथ बात ही नहीं है तो केवल दूसरे से भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक का भी अकेला उपयोग करके दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, दूसरे से भी अकेले से आंसर नहीं आएगा। ठीक है ओके, अब आगे देख लो बोलता क्या है। अब मैं इन दोनों केस को मिला रहा हूँ। दूसरा केस क्या था, आर का पिता, मैं कहा आर का पिता जो भी होगा XYZ, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्यू का भाई है। अब क्यू कौन है आर की, मैं कहा सर वो भाई भी हो सकता है और आर भी और बहन भी हो सकती है। अब क्योंकि मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता और इसने यही पूछा है क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो निश्चित रूप से अगर मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता तो मैं बता ही नहीं सकता कि उसका अंकल लगी या आंटी लगी, यानी बुआ लगी या फिर चाचा लगा। ठीक है, तो दैट मीन्स
दोनों से ना तो अकेले आंसर आ सकता है ना ही मिला के आंसर आ सकता है, तो भैया सेकंड भी सही नहीं है। फिर ऑप्शन कौन सा देखा जाए? थर्ड आपसे बोलता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं जरा इसको साफ कर दूं वरना फिर तुम लोग डाउट में जाओगे। देखो तीसरा ऑप्शन आपसे क्या बोलता है, तीसरा ऑप्शन आपसे बोलता है इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी का भी कथन अकेले नहीं दिया। मैं क्या, देखो अकेले तो दिया ही नहीं जा सकता, परंतु एक साथ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक साथ के बावजूद भी आप यहाँ क्यू का जेंडर नहीं बता पाओगे, और जब आपको क्यू का जेंडर नहीं पता तो क्यू पी से कैसे संबंधित है आप नहीं बता सकते। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का भी उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, सत्य वचन, ना ही अकेले अकेले ना ही मिला करके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, डाटा सफिशिएंसी को ब्लड रिलेशन में डाल के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा सफिशिएंसी का एक और सामान्य बुद्धि का क्वेश्चन, जरा ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान सुनना। ठीक है देखो क्या बोलता है ये आपसे कह रहा है, ठीक है, प्रश्न क्या है, एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, यानी मैच जो चल रहा है फुटबॉल का, जैसे मान लो 1 घंटे 60 मिनट का मैच हुआ, अब उस 60 मिनट में 10 मिनट बचे, यानी 50 मिनट का मैच हो चुका है, 10 मिनट शेष बचे थे। टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल पीछे थी। उस वक्त जब 10 मिनट शेष थे तब टीम पी जो है वो पीछे थी, किससे? क्यू से। कितने गोल से? 3 गोल से पीछे थी। अब वो ये नहीं पता कितने गोल, हो सकता है इसने 1 गोल किया, इसने 4 गोल किए हो सकता है इसने 2 गोल कर रखे हो, इसने 5 कर रखे हो, ये नहीं पता इन्होंने गोल कितने कर रखे हैं, लेकिन हाँ टीम पी जो है 3 गोल से पीछे, ये डाटा 100% कंफर्म है। अच्छा, क्या टीम पी मैच जीत गई? फाइनल क्वेश्चन का बस आंसर मिलना चाहिए, बाकी इसने कितने गोल किए मुझे उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखो उसने क्या पूछा, उसने पूछा क्या टीम पी मैच जीत गई। ठीक है, अब बीच में कितने गोल पीछे थी? 3 गोल। अब जीतने के लिए उसे 4 गोल करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 गोल और करेगी तो बराबर हो जाएगा, 4 गोल कर देगी तो जीत जाएगी। अब देखिए अपना केस पढ़ते हैं, टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, जवाब मिला हाँ जीत गई। यानी पहले वाले केस से मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ टीम पी जीत गई, तो पहले वाला कथन अकेला जवाब देने में अभी तक तो सक्षम है। सेकंड पढ़ते हैं, टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। अब टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए, तो हो सकता है कि पी ने मात्र 1 ही किया हो और अंतिम 10 मिनट में वो कोई गोल ना कर पाया हो, तो दूसरा कथन अकेला जवाब देने में पर सक्षम नहीं है, मिला करके भी कोई फायदा देने का नहीं है, क्योंकि इसने मुझसे ये नहीं पूछा कितने गोल किए हैं, इसने मुझसे ये पूछा क्या टीम पी जीत गई। तो जवाब पहले वाले केस से मिलता है कि हाँ टीम पी जीत गई, तो इसका आंसर होगा केवल पहला कथन पर्याप्त है जवाब देने के लिए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मिला इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल सत्य वचन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, तो देवी और देवताओं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको ये टॉपिक सॉल्व करना था। सी सेट के मैं आपको टोटल क्वेश्चन बता दूं कितने आए थे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि वो एथिक्स से रिलेटेड थे, बट मैंने फिर भी आपके सामने डिस्कस कर दिया। तो अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 16-17 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन में ट्राई किया होता, मैं ये मानता हूँ आपने इन 18 में से 16 ही किए होते, तो 16 क्वेश्चन आप सही कर देते। वो बहुत आसान, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। 16 क्वेश्चन अगर आप आराम से कर लेते तो आपके सामने फिर बचते ही कितने, मात्र और मात्र 12 क्वेश्चन। और क्या वो आप मैथ्स और इंग्लिश से मिला के नहीं कर सकते थे? तो इस बार सी सेट की वजह से तो किसी का एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि मैं तो इतनी मेहनत की थी कि अगर आप थोड़ा सा भी उसमें लग जाते तो आप शायद कर जाते, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों ने पक्का ऐसा किया होगा। तो मेरी तरफ से आप सब लोग को ऑल द बेस्ट। जितना बेहतर मैं आपको बता सकता था मैंने समझ रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। आप सब लोग को पुनः मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। लग कर मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलता है, तुक्कों का रिजल्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ बस ध्यान रखना। ठीक है, मेहनत से ही सारी कामयाबी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। आपकी सेवाएं यहीं पे समाप्त होती हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।